नमस्कार साथियों, मैं के मलिक स्वागत करता हूं आपका श्योर 60 गुरुकुल में। 2025 के टारगेट को लेकर आपके सीजीएल सीपीओ की सीरीज चल रही है क्यूआईपी। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें क्यूआईपी सीरीज का 1088 जो आपका मॉक टेस्ट है, टेस्ट पेपर है, उसको आज डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत अच्छी अच्छी वोकैब है, देखो ध्यान से इसको पूरे को समझना एक बार। और इसकी वोकेबलरी को जो ना एक काम किया करो, जैसे आपको कोई वोकैब लगता है ना कि यार ये याद नहीं हो रहा मुझे, तो उसको लिख लिया करो नोट को, और उससे जो ना स्पेलिंग भी लिख लिख के याद कीजिए। जितना आप लिख के याद करेंगे ना उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लिख के याद नहीं करोगे तो देखो आपको दिक्कत आएगी। जो स्टूडेंट राइटिंग नहीं करता उनको प्रॉब्लम आती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेते। पहला क्वेश्चन रीअरेंजमेंट का है। इसमें करना क्या है, 3 ऑप्शन है। फर्स्ट इसने क्लियर कर रखा है खुद ही कि टू राइट इन प्लेन विगोरस लैंग्वेज, कि लिखना इन प्लेन विगोरस लैंग्वेज में लिखना। अब देखो इसको कैसे करें, यहां भी 1 से स्टार्ट है, ये भी 1 से स्टार्ट है, ये भी 1 से स्टार्ट है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, इसका ट्रिक समझने की कोशिश करो। यहां ऑप्शन में एक पॉइंट लिखा हुआ है एंड इफ। अब देखो एंड लिखा है तो इसका मतलब इस लाइन से, इस सेंटेंस से कुछ ना कुछ जुड़ेगा। ये जो सेंटेंस है वन हैज टू थिंक फियरलेसली, इससे आप कुछ ना कुछ जरूर जोड़ेंगे क्योंकि एंड लिखा हुआ है। पर एक इफ और लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 चीजें जुड़ेंगी। देखो ध्यान से, अगर सिर्फ एंड होता, यहाँ पे सिर्फ मान लीजिए अगर एंड होता तो इस सेंटेंस के बाद आप एक सेंटेंस जोड़ते, लेकिन अब एंड नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस के बाद में एंड इफ है तो इसका मतलब 2 चीजें आप जोड़ेंगी। तो 2 चीजें कौन कौन से जोड़ सकते हैं, ये दोनों। तो नेचुरल सी बात है ये दोनों इस ऑप्शन के बाद में ही जाएंगी, क्योंकि इसी के बाद एंड इफ लिखा है। तो दोनों सेंटेंस जो बाद में जोड़ेंगे वो इसी पी ऑप्शन के बाद में जोड़ेंगे। अब कौन सा जुड़ सकता है वो आप चेक कर लीजिए। ऑप्शन स्टार्ट होगा पी से, तो क्यू एंड आर नेचुरल बात है इसी के बाद जुड़ेंगे। इतना समझ सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला, I told him that, तो नेचुरल सी बात है यहाँ एक चीज जुड़ेगी। और मैं बोल दूं I told him that when, और मैंने 2 चीजें लिखी that और when, तो इसका मतलब आगे 2 सेंटेंस अब जोड़े जाएंगे। क्योंकि एक सेंटेंस को मतलब दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए, यानी कि 2 क्लॉजेस को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन चाहिए, और आप 2 कंजंक्शन लिखे हैं तो इसका मतलब 2 बातें जुड़ेंगी। तो ऑप्शन क्या जाएगा, पी से स्टार्ट होगा। और ये आपने देख लिया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट। तो कंजंक्शन इफ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये अलग सेंटेंस हो जाएगा। तो ये 2 सेंटेंस जोड़ेंगे कैसे, इफ वन थिंक्स फियरलेसली वन कैन नॉट बी पॉलिटिकली ऑर्थोडॉक्स। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, पी क्यू आर ऑप्शन बनेगा। सेकंड ऑप्शन बनेगा पी क्यू आर। इसे समझो एक बार किस तरह से किया है, क्लियर। एक बार ध्यान से देख लेना, इसी ट्रिक को समझाओ और आपको जो ना अंदाजा मिल जाता है। जैसे एंड इफ, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिल गए। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नीड्स ऑफ। देखो नीड यहाँ पे नाउन है, और नीड में एस लगाओ क्योंकि ऑफ से पहले तो नाउन आता है। अब अगर नीड में एस लगा दिया है तो ये प्लूरल नाउन बन गया, और प्लूरल नाउन बन गया तो यहाँ वर होना चाहिए था, पर यहाँ तो वाज लिखा है, तो इसका मतलब है नाउन चाहिए सिंगुलर। तो सिंगुलर नाउन कौन सा है, नीड, द नीड ऑफ द आवर। इसका मतलब है जरूरत की घड़ी में, द नीड ऑफ द आवर। तो नीड्स ऑफ द आवर नहीं होगा, नीड ऑफ द आवर होगा। अच्छा, नीडिंग या नीडिंग्स ये ऑप्शन में नहीं बनेंगे क्योंकि जीरेंट से पहले आर्टिकल नहीं आता है। अगर मैं इसे जीरेंट बना देता हूं, ठीक है ना, तो जीरेंट से पहले आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। तो यहां पर आर्टिकल द लिखा है तो ये पॉइंट यहां पे गलत हो जाता है। तो ऑप्शन क्या जाएगा, नीड ऑफ द आवर, द नीड ऑफ द आवर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये क्या करना है भाई, एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव तो मैं हमेशा एक बात बताता हूं कि ऑप्शन की हेल्प लीजिए। देखो क्या लिखा है, आर गोइंग, तो यहां लिखा इज गोइंग, यहां लिखा विल बी। अब देखो आपका सेंटेंस का टेंस नहीं बदल सकता है वॉइसेस में, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। वाज गोइंग, ये ऑप्शन गलत हो गया। इज गोइंग इसमें लिखा है, तो देखो गोइंग यहाँ भी है, गोइंग यहाँ भी है, तो गोइंग का तो पैसिव उसने बनाया नहीं, ना ही बनेगा इंट्रांजिटिव वर्ब, पर उसने बनाया भी नहीं है। और ये लिखा है टू वॉच, तो टू वॉच का पैसिव क्या बनेगा, टू एज इट इज रहेगा, क्योंकि 2 ही ऑप्शन देखना है, तो ये वाला देखना है, ये वाला देखना है। टू एज इट इज यहाँ भी है, यहाँ भी है। बी वॉच्ड यहाँ भी है, बी वॉच्ड यहाँ भी है, सेम लिखा हुआ है। ड्रामा यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ पे द ड्रामा है। पहले तो यहाँ से अंदाजा लगा लो आपके सेंटेंस में क्या लिखा है, ए ड्रामा, द ड्रामा तो नहीं है ना, ये ऑप्शन गलत है। फिर भी दिमाग लग रहा हो कि यार ऐसा कैसे हो गया, टुमारो यहाँ आएगा वहां आएगा, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो टाइम होता है ये हमेशा लास्ट में लिखा होता है। तो ए ड्रामा इज, ऑप्शन जाएगा ए। आप थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन करेंगे तो एलिमिनेट ऑप्शन होता चला जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा, ए। नेक्स्ट आइए, ये देखो ये ऑप्शन देखो, पी से भी स्टार्ट है, क्यू से भी स्टार्ट है, आर से भी, एस से भी, तो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। अब उसने कहा फेल बिफोर मी, मेरे सामने गिर गया, तो पी से तो नहीं जा सकता, बताना पड़ेगा ना क्या गिरा तुम्हारे सामने। एक कार्कस ऑफ एनिमल, जानवर की बॉडी, व्हेन सडनली। अब व्हेन कंजंक्शन है,
क्योंकि कहीं भी इंटरोगेटिव मार्क तो लगा नहीं है, तो व्हेन कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन है तो फिर व्हेन के बाद सेंटेंस बनेगा, तो व्हेन सडनली के बाद क्या होगा? आगे लिखा माई हार्ट स्किप्ड ए बीट, तो इसको समझो, पी से बन नहीं सकता आपका ऑप्शन। आर से क्या बना रहे हैं? व्हेन सडनली माई हार्ट स्किप्ड ए बीट, जब मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया तो एक जानवर की लाश मेरे सामने पड़ी। ये पॉइंट को समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं बनेगा जब मेरे दिल ने धड़कना शुरू कर दिया। वो कह रहा है माई हार्ट स्किप्ड ए बीट, मेरा हार्ट धड़कना बंद हो गया, मान लो घबरा गया, मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गया। कब घबराया? व्हेन सडनली ए कारकस, कारकस होता है जानवर की डेड बॉडी, व्हेन सडनली ए कारकस फेल बिफोर मी, तो एस आर क्यू पी, ऑप्शन जाएगा डी। आसान है, इसे करके देखो एक बार, ये तो इजी पड़ेगा आप लोगों को। नेक्स्ट आइए, ये पूछ रहा है करेक्ट स्पेलिंग, टॉक्सिसिटी, रूबिकुंड, इंपीडिंग, ट्रोड्यूसर। स्पेलिंग है TRADUCER। अब ये बहुत बच्चों ने गलती की इसमें, ये सही स्पेलिंग TRADUCER ही है, ट्रोड्यूसर, ठीक है ना। ट्रोड्यूसर का मतलब होता है वो आदमी जो तुम्हारी बुराई करता है, निंदा करता है। रूबिकुंड में आई स्पेलिंग बन जाता है, टॉक्सिसिटी में सी आ जाता है, ठीक है ना। इंपेडिंग में इंपेडिंग जो होता है उसमें सिंगल ही बन जाता है। तो ये सारे वर्ड्स गलत हैं यहाँ पे, तो वर्ड क्या जाएगा? ट्रोड्यूसर। इसका मतलब है निंदा करने वाला, निंदक। ये जो आंसर की थी इसमें, आंसर की सॉरी जो बच्चों की लिस्ट थी इसमें कई बच्चों ने गलत किया इसमें पॉइंट को। यार इससे न किया करो। रूबी कुंड को आप समझो, ये रूबी एक स्टोन होता है जिसे बोलते हैं मूंगा, तो ये मूंगे से, मूंगे का रंग होता है गुलाबी पिंक, तो वहां से रूबी कुंड पिंक बन जाता है, तो स्पेलिंग आती है आई। तो इनको ठीक कर लो। टॉक्सिसिटी में CITY, टॉक्सिक, जहर से संबंधित होता है। चलो आगे नेक्स्ट आइए, क्या पूछ रहा है भाई? ये बहुत बच्चों ने गलत किया इसमें। इफ आई हैड रिमेंबर्ड, काश के मुझे याद होता उस समय, बात कर रहे हैं पास्ट की। दिस, अगर मुझे ये याद होता पहले, तो इट विल हैव, एरर मिल गई होगी। बात कब की कर रहा हूं? पास्ट की। तो अगर मुझे याद होता, मुझे पता होता, तो इट विल हैव प्रिवेंटेड सम मिस्टेक्स, तो कुछ गलतियां रोकी जा सकती थी, तो पॉइंट पास्ट में जाएगा। जब इधर पास्ट परफेक्ट है तो इधर वुड हैव थर्ड फॉर्म बनेगा, इट वुड हैव प्रिवेंटेड सम मिस्टेक्स। If I had remembered it, remembered this जो भी है, it would have prevented some mistakes। तो कुछ गलतियां रोकी जा सकती थी, कुछ खामियां दूर की जा सकती थी। नेक्स्ट आइए, too many cooks spoil the broth। इसका मतलब है कि आप एक प्रोग्राम तैयार कीजिए, रसोइयों को बुला लो। जैसे आपने देखा ना, मान लीजिए 10 औरतें खाना बनाने बैठ जाए, मेहमान इकट्ठे हो रहे हैं, 10 की 10 औरतें आई, चलो सब्जी हम बनाएंगे, चावल हम बनाएंगे, ठीक है, बनाने बैठ गए। चावल सब्जी या जो भी छोले वोले जो भी तुम बना रहे हो, उसमें अगर एक औरत बनाएगी तो सब नमक मिर्च मसाले सब बढ़िया होगा। पर अगर 10 औरतें बैठी हैं खाना बनाने के लिए, तो एक कुछ कहेगी, एक कुछ कहेगी, एक नमक डाल देगी, दूसरे कहेगी कम है, तीसरे कहेगी ज्यादा है, उसका नाश कर देंगे सब्जी का। वही चीज होता है टू मैनी कुक्स, एक से ज्यादा रसोइया आएंगे तो भाई साहब मामला बिगड़ ही जाएगा, सब्जी वब्जी खाना पाना सब खत्म हो जाएगा, खराब ही हो जाएगा सारा का सारा। तो टू मैनी कुक्स स्पॉइल द, कुक्स का मतलब यहाँ पे है काम करने वाले लोग, ठीक है। तो कौन सा जा सकता है? इट इज ऑलवेज बेटर टू डू ए जॉब इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र होकर जॉब करो, इसकी कोई सेंस नहीं बनेगी। आस्किंग मैनी पीपल फॉर एडवाइस, ज्यादा लोगों से सलाह लेना विल कॉज कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, एंड द डिसीजन विल नेवर बी मेड, डिसीजन कभी लिया ही नहीं जाता। और इफ टू मैनी पीपल आर इन्वॉल्वड इन ए टास्क, काम से संबंधित होगा, अगर एक काम में एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व आपने कर लिए, तो इट विल नॉट बी डन वेल, तो ये अच्छे से नहीं होता है। तो ऑप्शन यही जाएगा। कुछ बच्चे ये कर देते हैं, यहां एक्चुअली सलाह से कोई मतलब नहीं है, वो कह रहा है कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, पूरा खाने को खराब कर देंगे। एक से ज्यादा अगर आपने बहुत सारे कुक अगर लगा दिए, रसोइये लगा दिए, तो खाने का नाश ही करके छोड़ेंगे। तो ये है कि एक काम में अगर एक से ज्यादा लोग आप इन्वॉल्व कर देते हैं तो मामला खराब हो जाता है। ऑप्शन जाएगा सी, यही ऑप्शन होगा। और फूड इज ऑलवेज कुक्ड बेटर, ये तो नहीं बनेगा। चलो कर लिया होगा तो नेक्स्ट। ब्रिंग मी ए कप ऑफ कॉफी सैड नीता टू हर मदर, नीता ने अपनी मदर से कहा, क्या कहा भाई? एक कप कॉफी लेके आओ मेरे लिए। किसने कहा है? नीता ने मां से। तो पहली बात तो ये देखो, सारों में आस्क्ड कर रखा है, नीता आस्क्ड हर मदर, नीता आस्क्ड हर मदर, नीता आस्क्ड हर मदर, नीता आस्क्ड हर मदर, सरदर्दी पालने की जरूरत ही नहीं है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी तुम नरेशन में आस्क वर्ब लेके आते हो, कौन सी वर्ब लाते हो? आस्क। तो इसके साथ दो बातें ध्यान रखना, या तो कोई कंजंक्शन आएगा, कंजंक्शन भी कौन सा? इफ, या कोई WH फैमिली आएगी। इसका मतलब होता है प्रश्न पूछना। जैसे आई आस्क्ड हिम इफ ही स्टडीड, मैंने उससे पूछा कि क्या वो पढ़ता है। शी आस्क्ड मी व्हेन आई वुड हेल्प हर, इस तरह से।
तो जब भी तुम किसी से प्रश्न पूछते हो तो आस्क आता है, पूछने के सेंस में आस्क आता है, लेकिन उस आस्क के साथ में कोई कंजंक्शन आएगा, WH फैमिली का आएगा, क्वेश्चन पूछने वाला कंजंक्शन आएगा। ध्यान रखना कभी भी दैट नहीं आएगा। अगर आस्क के साथ में दैट कंजंक्शन लिखा है तो उस सेंटेंस को देखते ही काट देना। जैसे आस्क के साथ दैट ऑप्शन नहीं बन सकता, आस्क के साथ दैट नहीं बन सकता, आस्क के साथ दैट नहीं बन सकता, पहली बात। दूसरी चीज क्या आ सकती है आस्क के साथ में, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकता है, इन्फिनिटिव आप लगा सकते हैं। इसका मतलब होता है कुछ करने के लिए कहना। तो ये प्रश्न तो पूछा नहीं है, तो इसलिए प्रश्न नहीं पूछा है, तो आस्क के साथ में दैट या इफ, व्हेदर, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ इज तो बनेगा नहीं। ये तो नॉर्मल कहना, मेरे लिए एक कप कॉफी लेके आओ, तो नीता आस्क्ड हर मदर टू ब्रिंग। तो ये ध्यान रखना, इसी कंजंक्शन का खेल है सारा। एक वर्ड आपको अगर मालूम है ना कि आस्क के साथ में कभी भी दैट कंजंक्शन आप नरेशन में यूज नहीं करेंगे, वो एरर है, तो तीनों ऑप्शन एक पॉइंट से कट जाएंगे आपके। ऑप्शन क्या जाएगा, डी। नीता आस्क्ड हर मदर टू ब्रिंग, क्लियर हो जाएगा। उसने मदर से एक कप कॉफी लाने को कहा। आस्क टू प्लस वर्ब कहना, आस्क व्हाट, आस्क व्हेन, आस्क वेयर, आस्क हाउ पूछना। ये ध्यान रखिएगा पॉइंट को, क्लियर। नेक्स्ट आइए, स्पिल द बीन्स। इसका मतलब होता है जब हम किसी व्यक्ति को चुपचाप तरीके से कोई सूचना दे देते हैं, कोई ऐसी बात उन्हें बता देते हैं जो नहीं बतानी चाहिए थी, ठीक है ना। अंदाजे इरादा नहीं था उसे बताने का, लेकिन वो आपके मुंह से निकल गई, और मुंह से निकल गई तो आपको बताना पड़ गया, ठीक है। जैसे कोई क्रिमिनल कितना भी शार्प क्यों नहीं है, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं गलती करेगा, दारू वारू शराब वराब पिएगा और अपनी बातें कुछ ना कुछ जरूर बता देगा, उसे बोलते हैं स्पिल द बीन्स, यानी कि रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन अनइंटेंशनली। हो सकता है ये ऑप्शन। टू लूज इनहेरिटेड वेल्थ, ये तो नहीं होगा, पैसे धन दौलत खो दिया उसने अपना। टू स्प्रेड रूमर, अफवाह फैला देना। टू इंटेंशनली हार्म समवन, कि मैं उसको भाई साहब नाश कर दूंगा, ये रूमर फैला, ये भी पॉसिबल नहीं है। टू स्पेंड अवे हार्ड अर्न्ड सेविंग्स, ये भी नहीं होगा, खर्च कर देना। ऑप्शन जाएगा ए। स्पिल द बीन्स का मतलब है किसी को सूचना दे देना अनइंटेंशनली, जाने अनजाने में आपके मुंह से कोई बात निकल जाती है। नेक्स्ट आइए, क्या पूछ रहा है भाई, ये OWS है। टू किल समवन, किसी को मारना, बाय कवरिंग देयर नोज एंड माउथ, उसके नाक और मुंह को बंद करके, सो दैट दे सफोकेट, दम घुट के मर जाएं। तो किसी को दम घोट के मार देने को क्या बोलते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। कुछ बच्चे स्माइट करा है इसमें, कुछ एक्सट्रीपेट कर दिए, लेकिन ध्यान रखो ज्यादातर स्टूडेंट ने ठीक किया स्मूदर। स्मूदर का मतलब होता है गला घोट के मार डालना। देखो इसमें कुछ बच्चों ने, ज्यादातर का सही है वैसे तो स्मूदर, ठीक है ना, गला घोट के किसी को मार डालना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछो। एक्सटिरपेट का मतलब होता है किसी चीज को रिमूव कर देना, हटा देना होता है एक्सटिरपेट। और लिंचिंग आपने सुनी होगी, मॉब लिंचिंग, जो किसी को भीड़ हत्या कर देती है किसी आदमी की, बहुत सारे भीड़ इकट्ठा होती है, लोग इकट्ठा होते हैं और किसी एक आदमी को मार डालते हैं, उसे बोलते हैं लिंचिंग, हत्या, वध। राजनीतिक भी हो सकती है, रिलीजियस भी हो सकती है, किसी भी तरह से हो सकता है। ये तो बीके क्या आ गया भाई, क्लॉज टेस्ट। क्लॉज टेस्ट के लिए आसान तरीका यह है कि पहले क्लॉज टेस्ट को एक बार हल्का सा पढ़ लिया करो, ऑप्शन एक बार हल्के से देख लिया करो, वहां से अंदाजा लग जाएगा कि आप इसे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जैसे उसने कहा इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज, भाषा नहीं है अंग्रेजी। कैसी भाषा नहीं है, दैट इन इंडिया, जो हिंदुस्तान में डेवलप हुई, हिंदुस्तान में क्रिएट हुई, हिंदुस्तान में डिराइव हुई, हिंदुस्तान में ओरिजिनेट हुई। कौन सा होना चाहिए कि इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज दैट इन इंडिया, इंग्लिश ऐसी भाषा नहीं है जो भारत में क्या हुई, डेवलप तो खूब हुई है भाई भारत के अंदर, क्योंकि आगे भी देखो, बट इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन कंट्री। इंडिया कम्स द सेकंड ऑन द लिस्ट ऑफ द कंट्रीज स्पीकर, कि अंग्रेजी बोलने वाले जितने भी देश हैं उसमें भारत जो आता है दूसरे नंबर पे आता है। तो डेवलप तो खूब हुई है भारत में, तो होगा नहीं। क्रिएट भाषा के लिए आता नहीं है कि हमने क्रिएट किया। डिराइव होता है वंचित रहना, तो ये क्या आएगा, ओरिजिनेटेड। अंग्रेजी ऐसी भाषा नहीं है जो हिंदुस्तान में पैदा हुई हो, भारत की ओरिजिनेटेड लैंग्वेज नहीं है, बट इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली। अगला ऑप्शन देखो, बट इट इज यूज्ड, कहां गया भाई, बट इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन कंट्री। एक्सटेंसिवली का मतलब होता है ज्यादा, लेकिन ये भरसक रूप से भारत में यूज हुई। इन वन कंट्री, एन कंट्री, ए कंट्री, क्या बनेगा, इन द कंट्री। फिजिकल पोजिशन ऑफ समथिंग, दा लेता है आर्टिकल अपने साथ में, जैसे ऑन द बेंच, ठीक है ना, अंडर द रूम, सॉरी अंडर द रूफ, इन द रूम, ओवर द ब्रिज या ओवर द रिवर। कोई भी चीज जो किस चीज की पोजीशन को शो करती है वो अपने साथ में द आर्टिकल लेता है, तो इन द कंट्री, तो यहाँ पे द बन जाएगा। इंडिया कम्स सेकंड ऑन द लिस्ट ऑफ द कंट्रीज, भारत देशों में जो लिस्ट है, देशों की जो लिस्ट है उसमें दूसरे नंबर पे आता है मोस्ट स्पीकर्स। मोस्ट स्पीकर्स मतलब ज्यादा बोलने वाले लोगों को लेके,
तो क्या आएगा दूसरे नंबर पे, किन को लेकर आता है, अमंग, विद, बाय तो नहीं होगा, ठीक है ना, फ्रॉम नहीं, ये होता है विद। देखो जब हम किसी लिस्ट की बात करते हैं कि वो इस लिस्ट में, यानी कि जो बहुत ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले लोग होते हैं, जितने देशों में ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है, अगर उनकी इंग्लिश को देखें तो बोलने को देखें तो उसमें हिंदुस्तान जो आता है, भारत जो आता है, वो दूसरे नंबर पे आता है। तो विद द मोस्ट स्पीकर्स, इन लोगों की वजह से, अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की संख्या की वजह से क्या आता है, दूसरे नंबर पे आता है एबिट। एल्बिट का मतलब होता है बावजूद भी, इसके बावजूद भी, यानी कि यद्यपि या हालांकि, ये हालांकि की सेंस होती है। ये कंजक्टरी पार्ट है, ये क्या करता है, भाषा को आगे बढ़ा देता है, सेंटेंस को आगे बढ़ाने का काम करता है। कि इंडिया जो होता है वो जितने भी देशों में अंग्रेजी बोली जाती है, उनमें लोगों का अगर लिस्ट देखें तो सबसे ज्यादा जो बोले जाने वाले देश है अंग्रेजी को लेके, उनमें भारत दूसरे नंबर पे आता है। इसके बावजूद भी नोट एट द फर्स्ट लैंग्वेज, ये भारत की पहली भाषा नहीं है। इंग्लिश इज मोर, अब ये क्या होगी, वो अंग्रेजी क्या होगी, इंग्लिश इज मोर देन एनी सिंगल इंडियन लैंग्वेज। इंग्लिश इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव और कॉम्प्रिहेंसिबल, ये दो वर्ड में कंफ्यूज मत होना भाई। एक वर्ड होता है कॉम्प्रिहेंसिव, एक वर्ड होता है कॉम्प्रिहेंसिबल। कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है समझने लायक, वो चीज जो समझी जा सके उसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिबल। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है विशाल, विस्तृत, बड़ा। तो कॉम्प्रिहेंसिव, इंग्लिश इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन सिंगल लैंग्वेज, ये फैली हुई भाषा, फैली हुई भाषा तो होगी नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव तो यहां पे जाएगा नहीं, ठीक है ना। प्रिलिवेंट जो होता है, वर्ड ध्यान रखना, प्रिलिवेंट जो होता है, इसे प्रीवलेंट, ध्यान रखना, प्रिविलेंट जो वर्ड होता है, प्रिविलेंट का मतलब होता है विस्तार देना, या वो चीज जो कहीं पर माहौल में ढल चुकी है उसे बोलते हैं प्रीवेलेंट। वो चीज जो फैल रही है, जो चीज उसमें यूज की जा रही है, उसे प्रीवेलेंट बोलते हैं। फ्रीक्वेंटेड, ये चीजों की बारंबारता की या फिर अक्सर मिलने वाली चीजें होती हैं। एक्सटेंडेड होता है किसी चीज को हम या तो टाल देते हैं कि बाद में करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, डेट एक्सटेंड हो गई, एग्जाम की डेट एक्सटेंड हो गई। या फिर एक्सटेंड का मतलब होता है किसी चीज को आगे बढ़ा देना, ये आगे बढ़ाना होता है। एक्सटेंड मींस आगे बढ़ाना। तो कौन सा वर्ड जाएगा कि इंग्लिश इज मोर देन एनी सिंगल इंडियन लैंग्वेज, भारत में किसी भी एक भाषा से क्या है, ज्यादा विस्तृत। अच्छा, इसमें फर्क समझ लेना। कॉम्प्रिहेंसिव होता है जिस चीज पर ज्यादा फोकस करके उसे एक्सटेंड किया जाए, ज्यादा, जैसे एक नरेशन दिया है, ऐसे बोला आपने, मान लो एक टॉपिक पे एक ऐसे हुआ, तो उस पे आपको टॉपिक पे ऐसे लिखना है, मान लीजिए 5000 शब्दों में या 1200 शब्दों में, 2000 शब्दों में, वो कॉम्प्रिहेंसिव होता है। कॉम्प्रिहेंसिव मींस विस्तृत, कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। लेकिन जब कोई चीज कहीं पे फैलती है, कहीं पे वो पलती पोसी पाल पोष किया जाता है, कहीं पे वो पाली जाती है, जैसे भाषा जो होती है, भाषा फलती फूलती है, कल्चर फलता फूलता है। इंडिया में अगर आप किसी भी कल्चर की बात करेंगे तो कल्चर यहाँ पे फले फूलेगा और धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी उसका एक डेवलपमेंट होता चला जाएगा, उसी चीज को बोलते हैं प्रीवलेंट। तो इंग्लिश किसी भी दूसरी भाषा के मुकाबले देखो, आप किसी भी सिंगल भाषा के मुकाबले देखो, तो इंग्लिश भारत में सबसे ज्यादा पोषित भाषा है। प्रिविलेंट मींस पालन पोषण किया हुआ, इसे ज्यादा अच्छे तरीके से पाला गया, जिसे ज्यादा अच्छे तरीके से वैल्यू मिली गई। इट हैज मैनेज्ड, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन चला जाएगा। आगे कह रहा है इट हैज मैनेज्ड टू एंटायर वर्ल्ड। सेचुरेट का मतलब होता है गीला, भीगा हुआ। इन्वेड का मतलब होता है अटैक, आक्रमण। परसुएड का मतलब होता है किस चीज को पीछा करना या किस चीज को मना लेना। परसुएड मींस मना लेना, अपनी बात मना लेना किसी आदमी को, ठीक है ना। और परवेड का मतलब होता है फैल जाना। तो क्या आएगा, इट हैज मैनेज्ड, ये मैनेज कर पाई है ये भाषा, टू परवेड द एंटायर वर्ल्ड, पूरे विश्व में फैलने में, पूरे विश्व में फैल गई ये भाषा, इसने इस तरह से अपने आप को मैनेज कर ही लिया है। तो ये ध्यान रखना, इस तरह के ऑप्शन को ध्यान से पढ़ा करो, वो कैब को थोड़ा ठीक करो, इंप्रूवमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी अगला देखिए, नो एरर चेक करना, एरर है या नहीं है इसमें। द टीचर प्रिवेंटेड, ये ध्यान रखो, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, और रोकने की और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि प्रोहिबिट एक वर्ड आपने सुना होगा, प्रोहिबिट का मतलब भी होता है रोकना। प्रिवेंट यहां लिखा हुआ है, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। एब्सटेन का मतलब भी एक टाइप से रोकना ही होता है, एब्सटेन।
रेफ्रेन भी रोकना ही होता है, डिबार भी रोकना है, डेजिस्ट भी रोकना है, एटसेट्रा। बहुत सारे वर्ड्स और रोकने के होते हैं। तो जितने भी वर्ड सेम मीनिंग देते हैं उनमें ध्यान रखना सिमिलर मीनिंग सिमिलर प्रीपोजिशन, सेम मीनिंग सेम प्रीपोजिशन। तो जब भी हम रोकते हैं तो नेचुरल होता है किसी चीज से ही तो रोकेंगे ना। जैसे टीचर ने उसे स्मोकिंग करने से रोका, तो से के लिए प्रीपोजिशन क्या आता है? फ्रॉम। तो यहाँ पे द बॉयज टू नहीं आएगा, क्या आएगा? फ्रॉम। और प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब होते हैं उसका क्या बनता है? जीरेंट। तो हमें करना पड़ेगा फ्रॉम गोइंग। तो सेंटेंस क्या जाएगा? द टीचर प्रिवेंटेड द बॉयज फ्रॉम गोइंग देयर। टीचर ने बच्चों को वहां जाने से रोका, वहां जाने के लिए रोका नहीं है, वहां जाने से रोका। तो प्रिवेंटेड फ्रॉम आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट मैन कैन डाई। यहां देखो क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो बहुत आसान है। व्हाट मैन के बाद में आपने ये सब्जेक्ट लिखा है मैन, और ये लिख के WH फैमिली यानी कि क्वेश्चन वर्ड, और ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले आता है। तो एरर तो यही है, ठीक है ना। अब इसमें व्हाट रखेंगे नहीं रखेंगे वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। सेंस निकालेंगे, क्या सेंस निकलेगा? सेंस के हिसाब से व्हाट सही नहीं है, यहाँ पे हाउ आना चाहिए। वो कह रहा है कि एक आदमी कैसे अपने देश की सेवा करने से बेहतर कैसे मरेगा, उसकी मृत्यु मतलब देश की सेवा करने से बेहतर मौत क्या होगी भाई आदमी के लिए? व्हाट कैन मैन डाई बेटर देन सर्विंग हिज कंट्री। लेकिन यहाँ पे व्हाट का भी सेंस होता है, ऐसी कौन सी चीज है जो आदमी को मृत्यु दे दे और देश की सेवा से ज्यादा अच्छी मृत्यु दे दे? तो ये व्हाट भी सही होगा, इसलिए सेंस पे बहुत ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हाउ लिख देता हूं तो फिर हाउ मैन कैन डाई हो जाएगा। हाउ मैन कैन डाई, तो एक आदमी कैसे मर सकता है, फिर वहां पे आर्टिकल लिखना पड़ेगा। तो एक बुक में मैंने देखा था उसमें हाउ लिखा हुआ था, हाउ कैन मैन, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या है? व्हाट से रखिए, कोई समस्या नहीं है। व्हाट कैन मैन डाई बेटर देन सर्विंग, ये ध्यान रखो क्वेश्चन मार्क है तो सब्जेक्ट से पहले किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट आइए, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है थोरोली की, THO स्पेलिंग थोरो, THORO, THORO इसमें है, THORO इसमें है, इसमें भी है। फिर होता है UG, इसमें 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 नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और UGHLY, ऑप्शन जाएगा बी, थोरोली, कंप्लीटली। थोरोली का मतलब होता है कंप्लीटली, एंटायरली, कंप्लीटली। क्लियर है? आसान हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें क्या करना है? फिलर्स भरने हैं। उसने कहा लीव्स इन ऑटम, कोई ऑप्शन देखो, फॉल डाउन, फॉलो, फॉलो, फॉल ऑन। लीव्स पत्तियां, पत्तियों को बोलते हैं, प्लूरल वर्ड है। ऑटम होता है पतझड़। पत्तियां पतझड़ में क्या होती हैं? गिर जाती हैं। तो गिरने के लिए आप सोचोगे फॉल डाउन होता है, ऐसा नहीं होता है। डाउन ऐसे होता है, अगर कोई चीज ऐसे खड़ी है ऐसे गिर जाए वो डाउन होता है। मतलब कोई चीज इस पोजीशन में है और वो ऐसे गिर गई, ये डाउन है, फेल डाउन। जैसे आप सड़क पे भागे भागे जाते ठोकर खा गिर पड़े तो फेल डाउन हो जाएगा। फॉल डाउन का मतलब कोई चीज वर्टिकल पोजीशन में थी वो गिर गई, उसे फॉल डाउन बोलते हैं। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए आपके सर पर पंखा चल रहा है और पंखे की पंखड़ी टूट के गिर गई तो फेल डाउन नहीं है, उसे बोलते हैं फॉल ऑफ। ऑफ का मतलब होता है कोई चीज कहीं से हट के अलग हो जाती है, उसे ऑफ कहा जाता है। जैसे गो ऑफ भी बंदूक चलना होता है, जैसे गोली है, गोली पे आपने ट्रिगर से फायर किया तो गोली छूट जाती है, तो उसे भी गो ऑफ बोलते हैं, ठीक है ना। कम ऑफ का मतलब होता है जैसे आपने मान लो एक दरवाजा है, कम ऑफ जानो, एक फ्रेज होती है कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब भी कोई चीज हटके अलग गिर जाना होता है। जैसे दीवार के ऊपर प्लास्टर है और प्लास्टर दीवार से छूट के गिर गया, वो कम ऑफ होता है। सीलिंग है, छत है, छत पे से ऊपर से नीचे प्लास्टर गिर गया, वो फॉल ऑफ होता है। तो यहाँ पे बढ़ जाएगा लीव्स फॉल ऑफ इन ऑटम। पत्तियां जो होती हैं वो पतझड़ में गिर जाती हैं, उसे बोलते हैं फॉल ऑफ। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, इसमें भी फिल्टर करना आपको, देखना क्या बनेगा। ही फेल्ड टू डू, नहीं ऊपर से ईच टाइम ही ट्राइड, हर वक्त हर समय उसने कोशिश की, टू क्लाइंब द ट्री, हर बार उसने पेड़ पे चढ़ने की कोशिश की। ही फेल्ड टू डू सो, सो मीन्स ऐसा, वो ऐसा करने में असफल रहा। टू डू दिस नहीं होगा, टू डू देन या दस ये नहीं भाई, क्या होगा? टू डू सो। ही फेल्ड टू डू सो, वो ऐसा करने में असफल रहा, यहाँ पे सो आ जाएगा। उसने बार बार कोशिश की पेड़ पे चढ़ने की, लेकिन वो ऐसा करने में क्या रहा? असफल रहा, ऐसा करने में। नेक्स्ट आइए, अगला क्या है? ये आपको इंप्रूवमेंट बताना है कि आर के नीचे अंडरलाइन है, क्या करना पड़ेगा। तो द प्रीस्ट टोल्ड द डिवोटीज, प्रीस्ट ने, डिवोटी पुजारी पुजारी ने उनसे जो वहां पे आए थे उसको सुनने, या फिर जो देवताओं को मानने वाले लोग, उनसे कहा कि द वेजेस ऑफ सिन
आर डेथ। ध्यान रखो वेजेस वर्ड याद रखना, वेजेस। वेजेस के दो मीनिंग होते हैं, एक मीनिंग होता है मजदूरी और एक होता है वेतन। वेतन तो मजदूरी वही है, सॉरी, मजदूरी यानी कि वेतन, और एक होता है तुम्हारे कर्मों का फल जिसे हम परिणाम बोलते हैं। अब अगर ये परिणाम का मीनिंग देगा, ध्यान रखना परिणाम का मीनिंग देगा तो ये क्या रहता है, हमेशा सिंगुलर रहता है, और अगर ये मजदूरी का मीनिंग देता है तो ये आपका प्लूरल रहता है। तो देखो उसने क्या कहा, वेजेस ऑफ सिन, पाप का फल क्या होता है, मृत्यु होती है। तो ये मजदूरी तो नहीं हुई, पाप की मजदूरी, तो क्या जाएगा इसमें, इज। अब आपको होगा जी वाज होना चाहिए, वाज भी तो सिंगुलर है, लेकिन ये ध्यान रखो ये एक प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब एक यूनिवर्सल फैक्ट्स में काम करते हैं जो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही यूज होंगी। तो वेजेस ऑफ सिन आर डेथ नहीं, इज डेथ, वाज और वर नहीं आएगा, इज डेथ। तो वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। नेक्स्ट आइए, ये भी इंप्रूवमेंट है। द टीचर आस्क्ड मी, देखो मैं बताया थोड़ी देर पहले, आस्क के साथ कभी भी दैट नहीं आएगा, इसमें कौन लिखा, वेयर, तो इसका मतलब प्रश्न पूछ रहा है। द टीचर आस्क्ड हिम, टीचर ने उससे पूछा कहां रहते हो, यही तो पूछा ना, वेयर। अब वेयर क्या बना, कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद हमेशा जो पहले आएगा वो सेंटेंस का सब्जेक्ट आएगा। तो ही आ जाएगा, ही आ जाएगा, ही आ जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बन सकता क्योंकि पास्ट है, तो जब भी पास्ट हो तो पास्ट हो सकता था, तो प्रेजेंट तो नहीं होगा, ये भी प्रेजेंट नहीं होगा, क्या आएगा, ही लिव्ड, वेयर ही लिव्ड। टीचर ने उससे पूछा कि कहां रहते हो, वेयर ही लिव्ड। क्लियर, ये कंजंक्शन का पॉइंट है। कंजंक्शन बाद सबसे पहले क्या आएगा सेंटेंस में, सब्जेक्ट। ए हाउस ऑफ कार्ड्स, ये आपने गेम देखा होगा, इस टाइप से ताश के पत्तों का लोग गेम बना देते हैं, एक उनसे क्या करते हैं, एक बिल्डिंग सी बनाते चलते हैं इस टाइप से, ताश के पत्ते लगाते हुए, देखा होगा आपने वो गेम, ठीक है ना। अब उसमें क्या करेंगे, उसमें अगर एक भी पत्ता हिल गया तो भैया खत्म खेल, ठीक है ना। इसमें आप एक भी पत्ता हिला दीजिए, ये सब खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ सिक्योरिटी नहीं है इसकी कि कितना लंबा चलेगा काम। ये आपने महल तो बना दिया पत्तों का, कहते ना पत्तों का महल है, भूसे का ढेर, ठीक है ना। रेत की दीवार सुनी होगी आपने, रेत की दीवार चले तो 100 साल ना, तो भाई सब एक सेकंड का भी मतलब नहीं उसका। तो एन इनसिक्योर स्कीम, जिसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। गैम्बलिंग हाउस, सट्टेबाजी नहीं होता। प्लान विद हाई स्टेक्स, स्टेक्स होता है दांव बहुत लगा रखे, वो नहीं होगा। ए प्लेस वेयर कार्ड्स आर प्रिंटेड, वो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या जाएगा, इनसिक्योर स्कीम, यानी एक ऐसी प्लानिंग है जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है कि ये कब तक काम चलेगा, कब तक नहीं चल पाएगा, उसे बोलते हैं। नेक्स्ट आइए, इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। शटल एक पक्षी होती है, चिड़िया होती है, एक पक्षी है, एक तो चिड़िया होती है शटल, एक शटल वो भी होता है जो आप रैकेट खेलते हैं, उसे भी शटल बोलते हैं, आप चिड़ी को भी शटल बोलते हैं। ट्रेन्स के नाम भी शटल होते हैं। शटल का एक मीनिंग किसी को ले जाना भी होता है, तो शटल तो यहाँ पे कोई सेंस देगा नहीं। प्रिल्यूड, इंटरल्यूड, ये ध्यान रखना। और एक होता है रेसेस, रेसेस का मतलब होता है अंतराल। अब दोनों को थोड़ा समझने की कोशिश करो। इंटरल्यूड का मतलब भी होता है अंतराल, लेकिन दोनों अंतराल में फर्क होता है। अगर इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, रेसेस क्या होता है कि आप पढ़ रहे हैं, थक गए, तो बीच में थोड़ा सा आपने रेस्ट ले लिया, ये रेसेस होते हैं। एक ही काम चल रहा है, ठीक है। जैसे आप क्लास में पढ़ते हो या फिर आप जैसे गुरुकुल में पढ़ रहे हो, तो आपका 9 बजे 12:30 तक मान लो सेशन चल रहा है, फिर 2:30 बजे सेशन शुरू हो जाएगा, तो वो 2:30 के बीच में जो आप थोड़ा खा पी लेते हैं उसे रेसेस बोलते हैं। काम तो एक ही है ना, पढ़ना ही पढ़ना तो है, यहाँ से पढ़ रहे थे यहाँ तक जा रहे थे, वो रेसेस हो जाता है। लेकिन जो इंटरल्यूड होता है ये इस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई प्रोग्राम चल रहा है टेलीविजन पे, किसी चीज में प्रोग्राम चल रहा है, एक आदमी आया उसने प्रस्तावना दी, कभी कवि सम्मेलन सुनना, कवि सम्मेलन, कवि सम्मेलन में क्या होता है, एक कवि अपनी कविता सुनाएगा, सबने ठाके लगाए बढ़िया से, फिर दूसरा कवि ठाके लगाएगा। अब बीच में वो गैप नहीं होता कि सब बैठे हुए हैं अपना कोई खाना खा रहा है कि 15 मिनट बाद कवि आएगा चलो घूम आते हैं, ऐसे नहीं होता है। प्रोग्राम यहां से वहां तक चल रहा है, लेकिन बीच में क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच में एक और बंदा आ जाएगा जिसे बोलते हैं एंकर। वो फिर 2-4 बातें बताएगा जब तक ये अपनी कविता तैयार करेगा। ये अपनी कविता सुना के जा चुका है, ये बंदा आपकी अपनी कविता आके सुनाएगा, लेकिन उस बीच में जो लोगों को बांधे रहेगा, वो जो एक्ट चल रहा है उसे इंटरल्यूड बोलते हैं। दो इवेंट्स के बीच में जो एक थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है, जिसमें कोई दूसरा आदमी या कोई और बात आके कह दी जाती है, उसे इंटरल्यूड बोलते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि फिल्म आई, उसका फर्स्ट पार्ट आ गया, उसका सेकंड पार्ट में बड़ा टाइम लग रहा है आने में,
तो बीच में क्या करते हैं, उसके सेकंड पार्ट आने से पहले छोटा सा एक इंटरल्यूड देते हैं। आश्रम में देखा होगा आपने, आश्रम 3, आश्रम फर्स्ट आ गई, आश्रम 2 आ गई। आश्रम 3 को बनने में टाइम लग रहा था, तो उन्होंने क्या किया, बीच में एक छोटा सा आश्रम 3 का छोटा सा पैकेज निकाल दिया, जिसकी कोई सेंस नहीं थी, ना उसमें समझ में आया स्टोरी क्यों बनाई थी, लेकिन एक्चुअली वो क्या था, इंटरल्यूड था। इसी को बोलते हैं इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, उसे कहा जाता है इंटरल्यूड। तो यहाँ इंटरल्यूड ही आएगा। और प्रील्यूड का मतलब होता है प्रस्तावना। प्रील्यूड ये प्रस्तावना होती है। तो दो वर्ड समझ लेना ध्यान से, क्या होता है, रेसेस में तो आप रेस्ट करते हैं, और इंटरल्यूड में बीच में कोई दूसरा इवेंट आ जाता है जो उस इवेंट को कनेक्ट करने के काम करता है। तो इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। क्लियर दोस्तों? अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपसे, नेक्स्ट सीरीज के साथ में 108889 के साथ में आपसे मिलते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।